हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारी क्लास है प्रिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जिसमें कुछ थियोरेटिकल है और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। आपको ये अनसॉल्व्ड शीट्स सेट की गई थी। हो सकता है आपने बहुत कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए हो। इवन दैट यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। हमारा पहला थियोरेटिकल क्वेश्चन ये है कि किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण और विचलन कोण में हमें ग्राफ खींचना है और विचलन कोण कब अल्पतम होगा, तो ये उस ग्राफ में हमें रिमार्क करना है। तो देखो, हमने आपको बताया होगा अपने लास्ट वीडियो में कि अगर आई और डेल्टा के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें ग्राफ जो है कुछ इस तरह से मिलता है कि अगर हम आई के मान को बढ़ाते चले जाए तो डेल्टा का मान पहले घटता है, उसके बाद बढ़ता है। तो ये जो वक्र होता है इसे बोलते हैं आई डेल्टा वक्र, अपने आप इंपॉर्टेंट है। और डेल्टा की जो मिनिमम वैल्यू होती है, अल्फा कोण का जो विचलन मान होता है, उसे बोलते हैं डेल्टा एफ। ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। सेकंड क्वेश्चन में भी ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। आप ग्राफ को देख रहे हो यहाँ पर फिगर में, आई डेल्टा वक्र में डेल्टा एफ को रिप्रेजेंट किया है। और एक बात और पूछी है कि जब हम डेल्टा एफ कंडीशन आ जाएगी, मतलब जब हमें अल्पतम विचलन कोण मिलेगा, तो इस अल्पतम विचलन की सार्थकता क्या होगी, मतलब ये किस कंडीशन में या इस कंडीशन के बाद हमें क्या पॉइंट्स दे सकते हैं। तो देखो, इस स्थिति में जब हमें अल्पतम विचलन की स्थिति प्राप्त होती है तो प्रिज्म हमारा मिनिमम डेविएटेड पोजीशन में कहा जाता है। ये बोलते हैं प्रिज्म अल्पतम विचलन की अवस्था में है। और यह अवस्था में तब प्राप्त होती है जब प्रिज्म के भीतर जो अपवर्तित किरण होगी एन एम, वो बेस बीसी के समानांतर हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब प्रिज्म के भीतर की अपवर्तित किरण आधार बीसी के समानांतर होती है तो जो हमारा प्रिज्म होता है वो मिनिमम डेविएटेड पोजीशन में कहा जाता है। और इस स्थिति में हमारे जो बाहर के एंगल होते हैं, प्रिज्म के जो बाहर एंगल हमें कौन कौन से रिप्रेजेंट किए होंगे, शायद आपको ध्यान हो। पहले पृष्ठ पर आपतन कोण हमने I1 लिखा होगा। दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर एंगल हमने जो अपवर्तन कोण होगा वो R2 लिखा होगा। तो R2 I1 के बराबर होता है। और प्रिज्म के जो भीतर के एंगल होते हैं I2 R1 के बराबर होता है। एक बार नेक्स्ट फिगर में हम एंगल्स को और बता देंगे। तो ये तब होता है जब हमारी प्रिज्म के भीतर की जो किरण होती है, अपवर्तित किरण होती है NM, वो BC के पैरेलल हो। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि न्यूनतम विचलन की अवस्था में हमारा एक प्रकाश किरण है वो समकोणिक प्रिज्म पर गिरती है। समकोणिक का मतलब होता है जिसका हर एक एंगल बराबर हो, इस प्रिज्म कोण 60 डिग्री का हो। तो इस पर जब प्रकाश किरण गिरती है तो हमारा जो आपतन कोण है वो प्रिज्म कोण का 3/4 है। दिस एंगल आई है 3/4 ऑफ द डेल्टा एफ, सॉरी 3/4 ऑफ द एंगल ए प्रिज्म एंगल है। तो हमारा जो आई है वो ए का 3/4 टाइम्स है। हमें डेल्टा एफ कैलकुलेट करना है। तो देखो, जब हमने डेरिवेशन किया होगा तो उसमें उस डेरिवेशन में हमें ये प्रूफ किया है, जो आपतन कोण I1 है, या जिसे सिंपल में हम आई लिखे, आई स्क्वायर होता है डेल्टा एफ प्लस ए अपॉन 2। आई स्क्वायर टू डेल्टा एफ प्लस ए अपॉन 2, कुछ ऐसे तो फॉर्मूला होता है। यहाँ से डेल्टा एफ को हम एक तरफ कर ले तो डेल्टा एफ स्क्वायर टू हो जाएगा 2i माइनस ए। अब आई की वैल्यू को करें, आई किसके बराबर दिया हुआ है, ये है 3/4 ऑफ ए। तो आई के प्लेस पर 3/4 इंटू ए लिख ले। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें जो ए की वैल्यू मिल रही है, हमें जो लास्ट सिंप्लीफाई करने मिलेगा a/2, ए की वैल्यू 60 लगाएंगे तो डेल्टा मिलेगा हमें 30 डिग्री।
ये हमारा सॉल्यूशन है, सिंपल सा है। फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण है, जिसे प्रिज्म एंगल भी बोलते हैं, ए है। प्रिज्म के पदार्थ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो cot A/2 है। अल्पतम विचरण कोण हमें कैलकुलेट करता है। इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया हुआ है। अगर प्रिज्म का अपवर्तनांक को हम n2 लेके चले, माध्यम का अपवर्तनांक को n1 लेके चले, तो ये वैल्यू है n2/n1 की। n2/n1 को सिंपल हम n भी लिख सकते हैं। n बता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता प्रिज्म मटेरियल। तो टेस्ट में कई जगह हमने n2/n1 को n भी लिखा होगा। तो हमें n की वैल्यू मालूम है, प्रिज्म एंगल a मालूम है, हमें डेल्टा m के लिए हमें वैल्यू निकालनी है। यह स्पेस का है, सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज में किया गया है, बाद में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल सेम। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फोर्थ में वो cot A/2 है। वह इस वाले न्यूमेरिकल में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो cosec A/2 है। cot की जगह cosec, इतना फर्क है, तरीका वही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक खोखला प्रिज्म दिया हुआ है। ये पूछा है इस खोखले प्रिज्म में अगर हम प्रकाश पुंज गुजारें तो क्या हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, सेवन कलर्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखो डायग्राम भी बना हुआ है। अगर आप डायग्राम को देखो तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारी जो निर्गत किरण है, प्रिज्म से बाहर आने वाली किरण है RS, आप जहाँ फिगर में देखो वो PQ के समानांतर है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, कुछ अलग कोण पर नहीं है। दीज टू रेज आर पैरेलल, समानांतर है। और जब निर्गत किरण हमारी आपतित किरण के समानांतर होती है तो हमें स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। स्पेक्ट्रम सिर्फ उस कंडीशन में मिलता है जब हमें डिफरेंट कलर्स के जो डिफरेंट कलर्स थे उनका डेविएशन, उनका विचलन अलग अलग एंगल्स पर हो। जैसे आपने 10th क्लास में प्रिज्म में आप जब श्वेत प्रकाश स्रोत को गुजारते हो तो जो वायलेट कलर होता है सबसे नीचे मिलता है, उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है। रेड कलर सबसे ऊपर मिलता है, उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होता है। तो एक स्पेक्ट्रम भी तो मिलता है बेबी और के ऑर्डर का, लेकिन वो स्पेक्ट्रम तभी मिलेगा जब एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट कलर्स के लिए अलग अलग हो। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमारा जो निर्गत पुंज है, निर्गत जो प्रकाश किरण है वो आपतित किरण के पैरेलल है, इसलिए स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। यही बात 7th क्वेश्चन में है। अगर हम कांच का गुटका लेके चले तो कांच के गुटके से बाहर आने वाली जो किरण होगी, जो निर्गत किरण होगी, वो आपतित किरण के पैरेलल होगी, समानांतर होगी। तो उस स्थिति में भी हमें इस वर्ण विक्षेपण की फिनोमिना नहीं मिलेगा। वर्ण विक्षेपण का मतलब है 7 कलर से नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर वो 4th क्वेश्चन बता रहे हैं जिसमें प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n जो है वो दिया हुआ है cot A/2 दिया हुआ है। उसके लिए डेल्टा m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कर सकते हैं? तो देखो हम प्रिज्म के लिए बेसिक फार्मूला लगाएंगे, n2/n1 इक्वल साइन A प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन A/2, कुछ ऐसे का फॉर्मूला। यहाँ पर n2/n1 को हम सिंपल तरीके से n भी लिख सकते हैं और n की जो वैल्यू है वो cot A/2 है। तो cot A/2 इसका टू गया साइन A प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन A/2। cot A/2 को लिख सकते हैं हम cos बटे साइन cos A/2 और बटे में साइन A/2। अब जो देखो साइन A/2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल किया गया है। एक साइड में cos है, एक साइड में साइन है, दोनों बराबर है। लेकिन अब cos और साइन को हम कैसे कैंसिल करें, कैसे रिमूव करें? इसके लिए या तो cos को साइन में कन्वर्ट कर लें या साइन को cos में बदल लें। तो cos को हमने साइन में बदला हुआ है 90 माइनस थीटा वाले एंगल से, cos के प्लेस पर साइन लिखा, एंगल जो हमारा A/2 है उसके प्लेस पर लिखा 90 माइनस A/2 इसका टू साइन ऐसे लिखा हुआ है। साइन से साइन रिमूव हो जाएगा, काटने का निशान नहीं लगाएंगे, हटा देंगे। तो ऐसे 90 माइनस A/2 इसका टू है A प्लस डेल्टा m/2। सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा जो होगा वो 180 माइनस 2a होगा।
तो हमारा जो अल्फा पिक्चर कोण होगा डेल्टा एम 180/2a होगा। अब देखो न्यूमेरिकल करने से पहले हम एक बार प्रिज्म की फिगर को बना लेते हैं दोबारा से, उस पर जो एंगल्स है उनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और एंगल्स कौन कौन से होंगे ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो देखो यहाँ पे प्रिज्म हमने ABC बनाया हुआ है, इसमें ए पॉइंट पर ए जो होगा हमारा प्रिज्म एंगल होगा, ON हमारी आपतित किरण है, N पॉइंट पर अपवर्तन की क्रिया होगी, तो ये I1 है हमारा पहले पृष्ठ पर आपतन कोण। ध्यान रखिएगा पहले पृष्ठ पर जो आपतन कोण होगा वो I1 होगा, इसी पृष्ठ पर अपवर्तन कोण होगा R1। दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया होगी, यहाँ पर आपतन कोण लिखा हुआ है हमने I2। आपतन कोण को हमेशा I लिखते हैं, क्योंकि सेकंड सरफेस पर है इसलिए उसे लिखा I2। यहाँ पर अपवर्तन कोण है R2, तो इस R2 को हम निर्गत कोण भी कहेंगे। I1 को आपतन कोण कहेंगे, R2 को बोलेंगे निर्गत कोण। तो एंगल्स I1 R1 और एंगल्स I2 R2 कहाँ पर है ये दीवार पे आपको फीड रखना है। डेल्टा एम हमारा अल्पतम विचलन कोण है। इस अल्पतम विचलन की स्थिति में हमारी जो NM किरण होती है वो बेस के पैरेलल होती है, और अंदर के जो एंगल होते हैं बेस I2 R1 के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, अल्पतम विचलन की स्थिति में I2 R1 के बराबर होता है और R2 I1 के बराबर। बेस ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होता है, और अंदर का जो ये एंगल होता है ये इसके बराबर होता है। साथ ही साथ R1 प्लस I2 इनका जो योग होगा वो A के बराबर होता है। जहाँ रिक्वायरमेंट, जहाँ आवश्यकता हो तो लिखा है R1 प्लस I2 इक्वल टू A। और क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है R1 बराबर I2 लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है I1 बराबर R2। ये सब ध्यान रखें। साथ ही साथ एक बात तो लिखिए, डेल्टा एम देखो क्या होगा, डेल्टा एम कोण होगा जो इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होगा। अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। हमारा जो ये वाला एंगल होगा ये होगा I1 माइनस R1, और जो ये वाला एंगल होगा ये होगा हमारा R2 माइनस I2। तो डेल्टा एम किसके बराबर हो गया, एक ब्रैकेट में I1 माइनस R1 प्लस में R2 माइनस I2। यहाँ से अगर हम प्लस प्लस के टर्म्स की तरफ ले ले तो डेल्टा एम इक्वल टू I1 ये माइनस R1 प्लस प्लस को एक तरफ ले लिया, एक ब्रैकेट तो ये हो गया। अब R2 को अब क्या लिख सकते हैं, R2 I1 के बराबर है, और हमारा R1 जो है और जो I2 है वो R1 के बराबर। I2 के प्लेस हम R1 लिख सकते हैं, R2 के प्लेस पर I1 लिख सकते हैं, तो ये टर्म भी हो जाएगा I1 माइनस R1, तो ट्वाइस के बराबर हो गया। दिस डेल्टा एम बराबर हो गया 2 और ब्रैकेट में I1 माइनस R1। इतना ध्यान रखिए, डेल्टा एम बराबर ट्वाइस और ब्रैकेट में I1 माइनस R1। तो छोटी छोटी बातों की न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ सकती है, ध्यान रखिएगा आप इन्हें। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक है √2। दिस इज द वैल्यू ऑफ n। प्रिज्म कोण है A 60 डिग्री। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करना है हमें नंबर फर्स्ट अल्पतम विचलन कोण। तो n की वैल्यू मालूम है, A की वैल्यू मालूम है, डेल्टा m निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया, n इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन A अपॉन 2। हर एक वैल्यू पुट की, n के प्लेस पर रख दिया हमने √2 इक्वल टू साइन, ब्रैकेट में A के प्लेस पर हो गया 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन, फिर A के प्लेस पर 60 रख दिया 60 अपॉन 2। यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, साइन 30 इधर आ जाएगा, साइन 30 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साइन 30 वैल्यू इक्वल टू 2 रख देंगे, ये कट के 1 अपॉन √2 इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू का साइन यहाँ पर हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2। 2 से 60 को काटना नहीं है, कट नहीं सकता क्योंकि डेल्टा भी है प्लस में, ऐसे ही लिखा देंगे। अब ये साइड में लिखा हुआ है, इसको हम साइड में लिख लें। ये वैल्यू साइन 45 की, तो साइन 45 का टू साइन इतना हो गया। साइन से साइन को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। देखो 45 का टू हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2,
2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 90 हो जाएगा, 90 में से 60 घटेगा तो 30, तो पहला आंसर है डेल्टा एम इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। दूसरा पूछा आफ्टर कोड बताना है, बेस I1 बताना है, टू कैलकुलेट द I1। तो कॉमन फॉर्मूला लगा दिया हमने, डेल्टा एम इक्वल टू 2I1 माइनस ए। कहां से आया? फ्रॉम हियर। आपको पता है I इक्वल टू होता है डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। वहां से अगर हम 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ए को उधर लेके जाए, तो ये तो फॉर्मूला मिलेगा डेल्टा एम इक्वल टू 2I माइनस ए कह लो या 2I1 माइनस ए। अब हमें I1 की वैल्यू निकालनी है, ए मालूम है, डेल्टा एम मालूम है, डेल्टा एम के प्लेस पर 30 लिख दिया, ए के प्लेस पर 60 लिख दिया, तो I1 निकल आएगा यहाँ से, तो दैट इज 45 डिग्री। अब आपसे पूछा गया है अपवर्तन कोण बताइए, तो अपवर्तन कोण की हमें कैलकुलेशन लिखी है, मीन्स R1 बताना है। यही तो अपवर्तन कोण होगा पहले फेस पर। तो देखो हमें I1 मालूम है 45 हो गया, हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n मालूम है √2, R1 पूछा है तो कॉमन फॉर्मूला लगा देंगे हम, n इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, या n2 अपॉन n1 इक्वल टू होता है साइन I1 अपॉन साइन R1। यहाँ से n2 अपॉन n1 के प्लेस पर n हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा साइन I1 अपॉन साइन R1। n के प्लेस पर √2 लिख लेंगे, इसका टू साइन I1 के प्लेस पर साइन 45 अपॉन साइन R1, तो R1 कैलकुलेट कर सकते हैं। निकाला नहीं है, लेकिन सिंपल सा है। फिर पूछा निर्गत कोण, निर्गत मीन्स R2 पूछा है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, अल्पतम विचलन की स्थिति में हमारा जो R2 का वो I1 के बराबर होगा, और I1 है वो 45 है, तो R2 हो जाएगा 45। ये हो गया निर्गत कोण। कॉन्सेप्ट बेस्ड है, हमें बातों को थोड़ा ध्यान रखें कि न्यूमेरिकल्स आसान है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, प्रकाश की जो किरण है वो समबाहु त्रिभुज का एक प्रिज्म है, उस प्रिज्म में प्रवेश करती है। जो हमारा आपतित कोण है वो प्रिज्म कोण का 3/4। आपतित कोण का मतलब I1 एंगल, I1 जो है वो A एंगल का 3/4 है, और यहाँ पे जो ए एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि हमारा जो प्रिज्म है वो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का हर एक एंगल 60 होता है, तो ए हो जाएगा 60 डिग्री, और I1 हो जाएगा 3/4 ऑफ ए, 3/4 इंटू 60, तो I1 हो जाएगा 45। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमें प्रिज्म की चाल प्रिज्म में प्रकाश की चाल बतानी है। वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इनसाइड द प्रिज्म। तो सबसे पहले ए लिखा हुआ है 60 डिग्री, एंगल I1 लिखा हुआ है 3/4 इंटू ए की वैल्यू 60 है, तो 3/4 इंटू 60 यह से 45 डिग्री I1 हो गया। अब हम R1 निकाल लेते हैं। आपको पता है जो हमने डेरिवेशन किया था, जो R1 था वो A/2 के बराबर था, कैपिटल A/2 प्रिज्म एंगल का हाफ था, और जो I1 था वो था A प्लस डेल्टा M/2, और जो R1 था दैट इज इक्वल टू A/2। ये हमने प्रूफ किया था। तो R1 इक्वल टू हो जाएगा A/2, A की वैल्यू 60 है तो 60/2, तो R1 हो गया 30 डिग्री। हमें I1 मालूम है, R1 मालूम है, यहाँ से हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n निकाल सकते हैं, जिसे हम n2 भी कह सकते हैं। बेस हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं n2/n1 की। n2 का होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, n1 हो गया माध्यम का अपवर्तनांक। अब प्रिज्म के बाहर जो माध्यम है वो एयर लेके चलेंगे, तो n1 के प्लेस पर 1 हो जाएगा। तो n2/n1 को हम सिंपल n भी लिख सकते हैं, तो n इक्वल टू हो गया साइन I1 के प्लेस 45 अपॉन साइन 30। साइन 45 की वैल्यू पुट की, साइन 30 की वैल्यू पुट की, तो n इक्वल टू होगा √2। तो प्रिज्म के पदार्थ का हमने अपवर्तनांक निकाल लिया। जो किसी पारदर्शी माध्यम का हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मालूम हो, तो उस पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है उसका कॉमन फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम का अपवर्तनांक। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी वो 3 × 10⁸ होगी, माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ पर आ गया √2,
तो उसको √2 से डिवाइड कर ले, और √2 की वैल्यू 1.414 भी होगी, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 2.12 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इनसाइड द प्रिज्म। यहाँ पे 2 क्वेश्चन से इनके सॉल्यूशन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन जरा ऊपर लिखा हुआ आप जरा देखिएगा, प्रकाश की किरण है वायु से कांच में जा रही है और कांच के पृष्ठ पर जो उसका कोण है वो 45, विद दिस इज द वैल्यू ऑफ आई, आपतन कोण है। अब देखो इस न्यूमेरिकल में प्रिज्म की बात नहीं है, तो इसे हम I1 नहीं कहेंगे, सिर्फ इस तौर पर हम इसे बोलेंगे आई। तो आई की वैल्यू 45 डिग्री, और जब कांच में प्रवेश करती है तो यह है 45 डिग्री विचलित हो गई, मतलब डेविएट हो गई अपने मूल रास्ते से 45 डिग्री 15 डिग्री डेविएट हो गई, मतलब 15 डिग्री अभिलंब की ओर झुक गई। बिकॉज कांच जो होता है हमारा डेंसर होता है, जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो उसका अभिलंब की ओर झुकना होगा। तो विचलन का मतलब ये हो गया कि दूसरे माध्यम में ये 50 डिग्री एंगल अभिलंब की ओर झुकी। फिगर में भी देखो रिप्रेजेंट किया हुआ है। पहले माध्यम में जो आपतन कोण है वो 45 डिग्री है, दूसरे माध्यम में जो अपवर्तन कोण को अगर R लिखे तो R जो है वो 45 डिग्री से 50 डिग्री कम है, क्योंकि किरण अंदर की ओर झुक गई है। तो R की जो वैल्यू होगी वो होगी 45 - 15, दैट इज 30 डिग्री। अब हम एंगल I मालूम है, एंगल R मालूम है। सबसे पहले हम इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लें। एन इज कट हो जाएगा sin I / sin R, तो sin 45 / sin 30। इसको सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू आएगी √2। अब जब किसी डेंसर माध्यम का किसी सघन माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एन हो, उसी सघन माध्यम में अगर क्रिटिकल एंगल सी हो, तो इन दोनों में आपस में रिलेशन ये होता है एन इज कट होता है 1/sin C, या sin C इज कट होता है 1/n। एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सघन माध्यम का डेंसर मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऐसे sin C इज कट हो जाएगा 1/√2, क्योंकि सघन माध्यम का अपवर्तक √2 है। अभी 1/√2 को हम साइड में लिखेंगे तो sin 45, therefore C is equal to 45 डिग्री। ये जो नीचे डिग्री का लिखा हुआ है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखा हुआ 30 डिग्री अपवर्तक कोण का एक प्रिज्म है, इस A इक्वल टू 30 डिग्री। इस पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, विस I1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। प्रिज्म की जो निर्गत किरण है वो आपतित किरण के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। बाहर निकलने वाली किरण को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो जो पहली किरण है आपतित किरण है उससे 30 डिग्री नीचे झुक गई, विस ये होगा डेल्टा। हम डेल्टा एम नहीं बोलेंगे, ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन नहीं है, लेकिन डेविएशन है, तो डेल्टा की वैल्यू है 30 डिग्री। हमें ये बताना है कि जो निर्गत किरण होगी वो दूसरे पृष्ठ के लंबवत होगी। और देखो जो निर्गत किरण है वो दूसरे पृष्ठ के लंबवत होने का मतलब ये है कि दूसरे पृष्ठ में जो अभिलंब खींचते हैं हम, उस अभिलंब की दिशा में होगी। बेस हमारा R2 वैल्यू, R2 एंगल 0 के बराबर हो जाए, क्योंकि जो अपवर्तन का कोण होता है वो अभिलंब से ही तो बनेगा। और अगर R2 0 के बराबर हो जाए तो हम यूँ कहेंगे कि जो निर्गत किरण होगी वो अभिलंब की दिशा में होगी, अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल। तो हमें R2 को 0 प्रूफ करना है, तो हमारी ये बात प्रूफ हो जाएगी कि जो निर्गत किरण होगी वो पृष्ठ के लंबवत होगी, मतलब पृष्ठ से 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, बेस अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल होगी। तो अभी जो गिवन है उसको पहले सबसे पहले लेके चल रहे हैं। एंगल ए की वैल्यू है 30 डिग्री, I1 है 60 डिग्री, डेल्टा है 30 डिग्री। हमें प्रूफ करना है R2 इक्वल टू 0, दूसरे पृष्ठ का अपवर्तन कोण को 0 प्रूफ करना है। तो देखो हमें डेल्टा का फॉर्मूला मालूम है। डेल्टा किसके इक्वल होता है? डेल्टा इक्वल टू होता है I1 - R1 एक ब्रैकेट में, प्लस दूसरे ब्रैकेट में होता है R2 - I2। आपको याद है ये लिखा हुआ है आपको। फिर हम
प्लस वाले टर्म को एक ब्रैकेट में ले आए, R2 को हम पहले वाले ब्रैकेट में ले आए, माइनस टर्म्स को हम दूसरे ब्रैकेट में ले जाए। तो ये लिखे डेल्टा बराबर, पहले ब्रैकेट में देखो आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, I1 प्लस R2 एक ब्रैकेट में, माइनस दूसरे में क्या माइनस कॉमन ले लिया, वो है R1 प्लस I2। अब देखो R1 प्लस I2, आप जरा फिगर में देखो, राइट साइड में जो फिगर बनी है उसमें R1 प्लस I2, R1 प्लस I2 हमने बताया हुआ A के बराबर, एंगल A, तो R1 प्लस I2 के प्लस में A लिख लेंगे, तो डेल्टा A किसके इक्वल हो गया, डेल्टा इक्वल टू पहले ब्रैकेट I1 प्लस R2 है माइनस A, और डेल्टा की वैल्यू मालूम है, I1 मालूम है, A मालूम है, तीनों वैल्यूज पुट करें तो R2 निकल आएगा। तो डेल्टा के प्लेस पर 30 रखा, बराबर ब्रैकेट में I1 के प्लेस पर 60 लिखा, प्लस R2 ऐसे ही जाने दिया, माइनस A के प्लेस पर 30 लिख दिया। सॉल्व करेंगे तो वो 30 माइनस का 30 इधर आ जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 में 60 घट के 0 हो जाएगा, तो R2 की वैल्यू हो गई 0। R2 0 होने का मतलब ये है जो निर्गत किरण होगी वो दूसरे पृष्ठ पे जो अभिलंब बना हुआ है, एब पॉइंट पे जो नॉर्मल बनाते हैं उसी की दिशा में होगी, और अभिलंब चूंकि पृष्ठ से 90 डिग्री का अभिलंबवत होता है, 90 डिग्री कोण बनाता है, तो जो निर्गत किरण होगी वो दूसरे पृष्ठ पर अभिलंबवत होगी। ये प्रूफ हो गया। और हमें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक और बता रहा है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज, R2 देखो हमारा 0, R2 की वैल्यू 0 है, अपवर्तन कोण शून्य है, तो इसके लिए आपतन कोण भी तो शून्य होगा, इसका आपतन कोण है I2। R2 के रेस्पेक्ट में जो आपतन कोण है वो I2 तो है, तो R2 की वैल्यू शून्य के लिए I2 भी शून्य होगा, I2 का मान शून्य हो गया। और आपको ये भी पता है R1 प्लस I2, इस त्रिभुज में R1 प्लस I2 बराबर होता है A। हमें I2 की वैल्यू 0 है, A की वैल्यू हमारी 30 डिग्री है, तो इसे R1 आ जाएगा 30 डिग्री। R1 मालूम पड़ गया, I1 मालूम है। अब हम पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगा दें, n इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1। साइन I1 की वैल्यू पुट कर दें साइन 60 डिग्री, I1 की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन साइन R1 प्लस साइन 30, सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास अंडर रूट का 3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, एक प्रिज्म दिया हुआ है, उसका प्रिज्म कोण है 30 डिग्री, अपवर्तक कोण, अपवर्तनांक है अंडर रूट 2, ये सब दिया हुआ है। इसके एक पृष्ठ पर हमने पॉलिश कर दिया, चांदी की कलाई की हुई है। ये पूछा है कि दूसरे पृष्ठ पर हम प्रकाश किरण को किस एंगल पर गिराएं। इस एंगल I1 की, I कह लीजिए, I का मान कितना होगा कि वो प्रकाश किरण जब कलाई वाले पृष्ठ पर गिरे उससे वापस लौटे, उसी रास्ते से वापस आ जाए। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिए फिर दोबारा से। प्रिज्म एंगल 30 डिग्री है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है अंडर रूट 2, इसके दूसरे फेस पर हमने कलाई कर दी है, कलाई करने से ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। ये पूछा है पहले पृष्ठ पर हम प्रकाश किरण को कितने एंगल पर ले जाएं कि वो दूसरे पृष्ठ से टकराकर उसी मार्ग से वापस लौट आए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो दूसरा पृष्ठ जो कि हमारा रिफ्लेक्टिव है और हम चाहते प्रकाश किरण उसी मार्ग से लौटे, तो ये तभी होगा जब प्रकाश किरण दूसरे पृष्ठ पर अभिलंबवत जाके गिरे, नॉर्मल जाके गिरे, तो जो अभिलंबित गिरेगी तभी तो उसी रास्ते में वापस लौटेगी। बस दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ पर हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए, या कि दूसरे पृष्ठ पर अभिलंबित गिरनी चाहिए, या एंगल बनना चाहिए 90 डिग्री। तो देखो पहले हम फिगर को फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ये हमने प्रकाश किरण ली है, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने I लिखा हुआ है। दूसरा पृष्ठ इस पर कलर की गई है,
ये एंगल 90 होगा प्रकाश किरण को उसी मार्ग से लौटने के लिए। और जब ये एंगल 90 डिग्री होगा तो जब ये समकोण त्रिभुज लेके चलेंगे तो इस समकोण त्रिभुज में हमारा ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो स्वाभाविक रूप से इस त्रिभुज में एंगल आएगा 60 हमें कहीं न्यूमेरिकल में नहीं दिया, लेकिन हमने कैलकुलेशन से निकाला। ये 90 है, 90 इस वजह से वो एक बार फिर रिपीट करते हैं क्योंकि प्रकाश किरण उसी मार्ग से लौटेगी और वो तभी संभव है जब प्रकाश किरण उसके पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित हो। जिससे आप एंगल 90 बनाए तो उसी रास्ते से वापस लौटना होगा। तो इस 90 के लिए, इस 30 के लिए ये एंगल होगा हमारा होगा 60 डिग्री। ये 60 हो गया। आप यहाँ पे अभिलंब ड्रॉ करोगे, ये पूरा 90 होगा, 90 में से 60 को माइनस करेंगे तो एंगल हो गया 30। बस ये वैल्यू हो गई R। अब तो बहुत ईजी। अब फॉर्मूला लगा देंगे पहले पृष्ठ के लिए। और क्या फॉर्मूला लगाएंगे पहले पृष्ठ के लिए? फॉर्मूला लगा देंगे हम n इजकल टू, कॉमन फॉर्मूला n इजकल टू हो जाएगा sin i अपॉन sin r। ये तो फॉर्मूला लगाएंगे। n इजकल टू, n की वैल्यू हमें दे रखी है √2 इजकल टू हियर इट इज sin i की वैल्यू कितनी है, हाउ इट इज sin i हमें कैलकुलेट करना है, sin i अपॉन sin r हो जाएगा sin 30 डिग्री। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो sin i इजकल टू हो जाएगा √2 इंटू sin 30। और sin 30 की जो वैल्यू है वो दैट इज द 1/2। तो √2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1/2, तो ये आएगा 1/√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ sin i फ्रॉम i इजकल टू हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो। तो बेस जो हमारा आपतन कोण होना चाहिए वो होना चाहिए 45 डिग्री। इज इट ओके? हमने हमारे जो न्यूमेरिकल्स लिए हुए हैं जो है तो थोड़े से ज़्यादा है, इनको हम 2 वीडियोस में आपको फॉर्म करेंगे। हमारा एक वीडियो जो होगा हमारी इतने न्यूमेरिकल्स का होगा और जो सेकंड वीडियो होगा उसमें नेक्स्ट रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स लेके चलेंगे। अभी